तो आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने और सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये है अनुनाद की वास्तुकला। ये बात तो बहुत लोगों ने सुनी होगी। महान विचारक गोएथे का एक बहुत फेमस कोट है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहने की खूबसूरत बात ना हो? क्या हो अगर पत्थर और कांच में सच में संगीत जमा हुआ हो? तो इसी सवाल के साथ चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। यही वो सवाल है जो हमें एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पे ले जाता है, ये समझने के लिए कि कैसे हजारों साल पुरानी इमारतें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई थी। तो पहला हिस्सा है श्रद्धा की ध्वनि। हमारी ये खोज एक बहुत ही गहरे इंसानी अनुभव से शुरू होती है, एक ऐसी फीलिंग से जिसे शायद हम में से कई लोगों ने किसी पवित्र जगह पर महसूस किया होगा। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब आप किसी बहुत बड़ी पुरानी इमारत में कदम रखते हैं और अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हवा में एक वाइब्रेशन सी लगती है। ये सिर्फ ऊंची छतों और रंगीन कांच की खिड़कियों का कमाल नहीं है, कुछ और भी है जो वहां हो रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुराने जमाने के जो बिल्डर्स थे वो बस रहने या पूजा करने के लिए जगह बना रहे थे, या वो जानबूझकर ऐसी इमारतें बना रहे थे जो इंसानी चेतना पर एक खास तरीके से असर डाल सके? दूसरा हिस्सा, जब ध्वनि दृश्यमान हो जाती है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें जो पहला क्लू मिलता है वो हमें आवाज की असली प्रकृति की तरफ ले जाता है, क्योंकि पता है आवाज की एक शक्ल होती है। इस फील्ड को कहते हैं साइमैटिक्स। ये आवाज को देखने का विज्ञान है, और ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जो दिखाता है कि हर साउंड वेव की अपनी एक ज्योमेट्रिकल पहचान होती है। अब ये होता कैसे है? प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल है पर देखने में एकदम कमाल का है। मान लीजिए एक प्लेट पर रेत या पानी रखा है और उसके नीचे से एक खास म्यूजिकल टोन या फ्रीक्वेंसी बजाई जाती है। जैसे ही प्लेट वाइब्रेट करती है, रेत या पानी के कण खुद को एक खूबसूरत, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न में सजा लेते हैं, मानो वो किसी अनदेखे हाथ के इशारे पर नाच रहे हों। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर अलग फ्रीक्वेंसी का अपना एक अलग ज्यामिति फिंगरप्रिंट होता है। कम फ्रीक्वेंसी से सिंपल पैटर्न बनते हैं और ऊंची फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यह है कि आवाज़ का एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट होता है, एक विजुअल स्ट्रक्चर। तीसरा हिस्सा, प्रकृति की गुप्त फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आवाज का एक शेप होता है। तो अगला सवाल ये आता है, क्या कुछ फ्रीक्वेंसी बाकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा खास या नेचुरल होती हैं? और जब भी इस बारे में बात होती है, एक फ्रीक्वेंसी बार बार सामने आती है, 432 हर्ट्ज। इसे अक्सर कुदरत की अपनी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देखिए, आजकल हम जो भी म्यूजिक सुनते हैं वो ज़्यादातर 440 हर्ट्ज के स्टैंडर्ड पर ट्यून होता है। लेकिन इतिहास में और कई थियरीज के हिसाब से 432 हर्ट्ज की ट्यूनिंग नेचर के साथ ज़्यादा सिंक में है। ऐसा माना जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी कुदरत के कई पैटर्न्स, जैसे ग्रहों की चाल से लेकर पानी के स्ट्रक्चर तक, सबसे गणितीय रूप से मेल खाती है। इसको सुनने का जो एहसास है वो ज़्यादा शांत और आरामदायक होता है, जबकि 440 हर्ट्ज थोड़ा तेज और तीखा महसूस हो सकता है। चौथा हिस्सा, सामंजस्य की ज्यामिति। तो अब वक्त आ गया है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का। हम साइमैटिक्स से मिले आवाज के शेप को और 432 हर्ट्ज जैसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिजाइन और आर्किटेक्चर की दुनिया से जोड़ने वाले हैं। तो सेक्रेड ज्योमेट्री का आइडिया यह है कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पर बना है। ये सिर्फ कोई रैंडम शेप्स नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये पैटर्न्स हमें हर जगह मिलते हैं। सूरजमुखी के बीजों के घुमावदार डिजाइन से लेकर हमारे अपने डीएनए के डबल हेलिक्स तक। और सबसे जरूरी बात, यही पैटर्न्स साइमैटिक्स में आवाज से बनते हैं। और यही पैटर्न्स पुराने गिरजाघरों की खिड़कियों और नक्शों में भी मिलते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? पांचवा हिस्सा, इमारतें संगीत वाद्य यंत्रों के रूप में। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी का क्लाइमैक्स सामने आता है, जहां पहेली के सारे टुकड़े जुड़कर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर बनाते हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि जो पुराने बिल्डर्स थे वो एक बहुत सोचे समझे प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। वो एक नेचुरल, सुकून देने वाली फ्रीक्वेंसी चुनते थे। फिर उस फ्रीक्वेंसी से जो साइमैटिक पैटर्न बनता था, उससे अपनी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाते थे। और आखिर में पत्थर और पानी जैसे मटेरियल से एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करते थे, जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए पूरी तरह से ट्यून किया गया हो।
मतलब ये सोच हमारे देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये इमारतें सिर्फ खाली ढांचे नहीं थीं, ये एक तरह की एक्टिव टेक्नोलॉजी थीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाई गई मशीनें थीं, जिन्हें एक खास काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। पर सवाल यह है कि ये मशीन काम करती कैसे है? इसका जवाब हमारे ही अंदर है। इंसानी शरीर लगभग 70% पानी से बना है, और जैसा कि हमने साइमैटिक्स में देखा, पानी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हम इंसान चलते फिरते रेजोनेटर्स हैं। तो फिर फाइनल गोल क्या था? इस पूरी आर्किटेक्चर का मकसद था इंसानी शरीर के अंदर मौजूद पानी को एक खास सुकून देने वाली फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराना। इसका मकसद हमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्यून करना था, जिससे शारीरिक और मानसिक शांति की एक अवस्था पैदा हो। और ये बात हमें एकदम शुरुआत में वापस ले आती है। तो वो जो श्रद्धा और शांति वाली फीलिंग है, वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रिएक्शन नहीं हो सकती, ये एक फिजिकल घटना हो सकती है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का उस इमारत की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक में आना है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जिन जगहों पर हम रहते और काम करते हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हम पर असर डालती है, तो हमारी अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी क्या है और हम उसे दुनिया के साथ तालमेल में कैसे ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।